वुड का एयर बना दो, उसका ग्रीन कलर कर दो, उसको लिटा दो, उसका रेक्टेंगुलर शेप बना दो। ये कहाँ से आया आपका? कौन सा ये साइंस है आपका? पक्का पक्का झूठ बोल रखा है, भ्रम फैला रखा है पंच तत्वों के बारे में। इनका आधार ही झूठा है एकदम, इसके बेस पे सारी रेमेडी झूठी हैं। नमस्कार। पिछली दो वीडियोज़ में मैंने बताया कि महावास्तु पद्धति में कैसे मनमाने ढंग से वुड, जो कि चाइनीज़ एलिमेंट है, पंच तत्वों में एक तत्व है, उसको बना दिया गया एयर, और जो मेटल है वहाँ पर धातु, उसको बना दिया स्पेस। उसके बाद देखो महावास्तु के इनके ग्रंथ में पेज 24 पर क्या लिखा हुआ है। ईच ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स हैज सर्टन एट्रीब्यूट्स, मतलब ये पांचों तत्व के कुछ गुण हैं। इन द फॉर्म ऑफ कलर, शेप एंड मेटल्स, मतलब गुण कौन कौन से हैं? रंग के रूप में, हर एक का अपना रंग है, मतलब शेप है उनकी अलग अलग, सबका आकार है अलग अलग, और सबकी मेटल्स हैं, सबकी मेटल्स हैं, धातु। ऐसे ऐसे ब्लेंडर कर रखे हैं। अब आप आगे देखो, वाटर एलिमेंट का कलर क्या है जी? ब्लू और वेवी है, ये दिखा दिया यहाँ पे। और फिर एयर एलिमेंट क्या है? ग्रीन है, हरा है, और ये रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, और यहाँ दिखा रखा है। पहले तो इसी पे बात करते हैं, बाकी तो छोड़ो। मतलब इनके तत्व ही सब गलत हैं, उनकी शेप गलत हैं। जब शेप गलत हैं, उनके कलर गलत हैं, तो रेमेडी कहाँ से करेंगे? ये रेमेडी सारी गलत है इसका मतलब। जब इनको यही नहीं पता इनकी शेप क्या है। अब आप देखो, वही बात है यहाँ पर, एयर को पहले तो वुड से उठा के लाए। चाइनीज़ सिस्टम में वुड यानी कास्ट है, वहाँ से उठा के लाए, इसलिए उसका ग्रीन कलर कर दिया। और कम से कम उसी को सही रख लेते, उसकी शेप कॉलमनर है, पेड़ जैसी। मैं यहाँ आपको फेंग शुई की बुक्स रेफ़र करके बताता हूँ कि वहाँ वुड के बारे में क्या कहा गया है। ये देखिए, पहली है बाय जेमी लिन, और ये सभी बहुत रिनाउंड ऑथर हैं फेंग शुई के, ऑल ओवर वर्ल्ड रिनाउंड है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, वुड हैज़ ए सिलेंड्रिकल और एनी टॉल कॉलमनर शेप, मतलब कॉलम यानी पिलर यानी खंबे जैसी लंबी लंबी शेप होती है, टॉल ऊंची होती है, सिलेंडर की तरह होती है। और इसमें इवन क्या लिख रखा है देखो, अर्थ हैज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। पृथ्वी तत्व की स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो सकती है, और इन्होंने क्या बना दिया? पृथ्वी तत्व को तो बना दिया स्क्वायर, और रेक्टेंगल किसको बना दिया? एयर एलिमेंट को। देखो जी क्या क्या ब्लंडर है। पहले तो यहीं पर, ठीक है ना, फेंग शुई में ही कहा हुआ है अर्थ एलिमेंट यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप। फिर आइए आगे, इसी बुक में द वुड एलिमेंट में लिखा हुआ है कॉलमनर एंड लॉन्ग थिन शेप्स। अब हाई राइज बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर्स हैं, ठीक है ना, लेंथ विड्थ उसकी कम है और हाइट बहुत ज़्यादा है, ये सब वुड शेप है। आजकल सारे के सारे स्काई स्क्रैपर्स सब वुड शेप हैं। फिर आइए दूसरी बुक, दूसरे जो रिनाउंड ऑथर हैं फेंग शुई की, वो है लिलियन टू, ऑल ओवर वर्ल्ड रिनाउंड है ये। इसकी ये बुक फेंग शुई रेफ़र कर रहा हूँ मैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है पेज 70 पर, वुड डिस्ट्रॉयज अर्थ। ये जो डिस्ट्रॉय वाला कहा था ना पिछली बार, वो फेंग शुई वाला सिस्टम है। लकड़ी मिट्टी को खा जाती है, उनका अपना सिस्टम है। एंड इज एसोसिएटेड विद द कलर ग्रीन, ये इसमें लिखा हुआ है देखो, ठीक है। फिर इसी में एक और पेज मैं रेफ़र कर रहा हूँ, इसमें क्या दिखा रखा है, बहुत दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची स्काई स्क्रैपर्स, और बीच में एक छोटी सी बिल्डिंग रह गई। तो इसमें क्या लिखा है, टॉल बिल्डिंग्स एंड सिमिलर मैन मेड स्ट्रक्चर शुड नॉट बी बिल्ट क्लोज टू स्मॉलर स्केल हाउसेज। छोटे घर के पास बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ऊंची वाली बिल्डिंग क्या है, वो है वुड, और छोटी वाली बिल्डिंग क्या है? अर्थ। वुड ईट्स अर्थ, वो ख़त्म कर देंगी छोटी वाली बिल्डिंग को, उस पर हावी हो जाएंगी, ये मतलब है सारा। तो इस तरह से चाइनीज़ फेंग शुई सिस्टम में रेमेडीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। इस तरह घालमेल नहीं की जाती कहीं कि नाम दे दो जी वास्तु का और यूज़ कर रहे हो फेंग शुई। फिर आइए एक और लेते हैं हम, ये है द प्रैक्टिकल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फेंग शुई बाय गिल हेल। मैं तो इतने सालों से पढ़ाता रहा हूँ फेंग शुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बेस्ट ऑथर्स की बुक मैंने इकट्ठी कर रखी है। इसमें देखो वुड एलिमेंट के बारे में क्या बता रखा है, ट्रीज एंड प्लांट्स, वुडन फर्नीचर, पेपर, ग्रीन, कॉलम्स ऊंची ऊंची, ठीक है ना, खंबे,
कॉलम्स हैं जो डेकिंग, लैंडस्केप पिक्चर, ये सब वुड एलिमेंट से रिलेटेड है। लेकिन इन्होंने पता कहाँ से उठाया, मुझे जो लगता है इन्होंने क्या किया, उन दिनों मुझे पता है हेल्थ एंड हार्मनी पब्लिकेशन था, ये देखो ये बुक, उन्होंने ये 50 रुपये वाली बुक उठाई, इसमें इस ऑथर ने ही गलत लिख रखा है। इसने क्या वुड एलिमेंट वो दिखा दिया, रोम्बस दिखा दिया पहले तो भाई ने, और वुड के बारे में क्या लिख रहा है, रेक्टेंगुलर एंड वर्टिकल शेप। शेप में अगले पेज पे क्या लिख रहा है, रेक्टेंगुलर एंड वर्टिकल शेप, वो उठा ली इन्होंने ये। जबकि वुड एलिमेंट वो होता है पेड़ की तरह लंबा, ऊंचा, सीधा, या फिर ग्रीन कलर, या वुड के पैटर्न जो होते हैं वो मतलब था। तो पहली बात तो ना तो इन्होंने चाइनीज सिस्टम ढंग से फॉलो किया, इन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर को तो अर्थ एलिमेंट मान लिया और रेक्टेंगल को एयर एलिमेंट, और एयर भी कहाँ से ले आए, वुड को कन्वर्ट कर दिया एयर में। अब आप ये समझिए स्क्वायर केवल एक अवधारणा है, आइडियल केवल एक सोच है, स्क्वायर कभी होता नहीं। आप कोई भी चीज़ देख लेना, आप स्क्वायर बना के देख लो, कहीं ना कहीं मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर का फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। वही बिल्कुल जिस तरह आप 100 ग्राम मान लो चीनी लेके आओ, बिल्कुल आपको नहीं मैं तो 100 ग्राम लेनी है मुझे, उसमें एक भी माइक्रोग्राम कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक दाना निकालोगे या डालोगे वो वेरिएशन हो जाएगी, पूरा 100 ग्राम कभी हो ही नहीं सकता। इसी तरह पूरा परफेक्टली स्क्वायर हो ही नहीं सकता कभी। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों अर्थ एलिमेंट हैं, भारतीय जो पंच महाभूत हैं उनमें दोनों ही। और मैं आपको अभी एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, लॉजिक दिया है फेंग शुई से, अभी 8 लॉजिक और दूंगा, टोटल 9 लॉजिक दूंगा आपको, किस तरह से इन्होंने पक्का झूठ बोल रखा है, भ्रम फैला रखा है पंच तत्वों के बारे में। इनका आधार ही झूठा है एकदम, इसके बेस पे सारी रेमेडी झूठी हैं। तो आप देखो दूसरा लॉजिक देखिए, www.dictionary.com और इसी तरह www.collinsdictionary.com जो इतनी मान्य हैं, उस पर आप अपने आप सर्च कर सकते हो। उसमें क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर लिखी है। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर की डेफिनेशन कैसे देनी पड़ रही है, ए रेक्टेंगल है ये, हैविंग ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, बस इसकी चारों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। ये भी रेक्टेंगल है, सबसे मेन चीज़ तो रेक्टेंगल ही है। और आगे देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है इसी की, दूसरी डेफिनेशन इसमें दे रखी है, एनीथिंग हैविंग दिस फॉर्म, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म, और ए फॉर्म अप्रॉक्सीमेटिंग इट, या इस जैसी, मतलब रेक्टेंगल जैसी, जैसे कि सिटी ब्लॉक है कोई, या रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कैंडी, चॉकलेट जो आप लाते हो मान लो रेक्टेंगुलर है, वो सब स्क्वायर है, सब स्क्वायर है वो। ये तो डिक्शनरी कह रही है, वेबसाइट्स पे दी हुई है, इतना डिटेल में दी हुई है। मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर एक ही बात है, दोनों अर्थ एलिमेंट हैं भारतीय पंच महाभूतों में। और इन्होंने क्या किया जी, पहले तो वुड को बना दिया एयर, तो वुड की कॉलमनर शेप थी और उसकी फिर शेप कर दी रेक्टेंगल। लो जी, मकान अर्थ एलिमेंट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है, इन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया। फिर आओ अब तीसरा लॉजिक देता हूँ आपको। एक बहुत रिनाउंड ऑथर हैं इंटीरियर डिज़ाइन के मिस्टर अहमद ए कासू, ये देखो ये इतनी भारी इतनी बड़ी उनकी किताब है, ठीक है। इसमें ये क्या लिखते हैं आपको पढ़वा रहा हूँ मैं, पेज 6 और 7 पर इनके, द एंशियंट्स ऑल्सो बिलीव दैट द होल वर्ल्ड वाज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स। हमारे पुरातन जो लोग थे, पूर्वज थे, वो जानते थे, चाहे भारत में चाहे विश्व में और कहीं भी, कौन कौन से 4 तत्व थे, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, 4 थे। हिंदूज देखो साफ लिखा हुआ है, हिंदूज एडिड ईथर और स्काई टू द लिस्ट, हमने आकाश तत्व उसमें जोड़ा। हमने कहीं चाइनीज सिस्टम में आकाश तत्व नहीं है। एज एवरीथिंग हैड ए शेप सो हैड दीज, क्योंकि हर चीज़ की एक शेप होती है, तो इन तत्वों की भी शेप। तो इन्होंने क्या किया, अब आप देखोगे इसमें फ्लेम होती है ना, जो आग थोड़ा सा उसका शेप फिक्स नहीं है, तो फालतू की उसमें हटा दी, तो ट्रायंगल बना ली उसमें से, तो ट्रायंगल शेप हो गई फायर की। फिर देखो धरती गोल है लेकिन अपने ध्रुवों पे चिपटी हुई है थोड़ी सी ऐसे, तो उसमें क्या है, धरती को जब आप रेगुलर फॉर्म बनाओगे तो स्क्वायर बन जाता है उसका, तो स्क्वायर शेप है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अभी मैं इतने तक सीमित रहता हूँ, उसमें आगे पढ़ते हैं, अगले पेज पे देखो क्या लिखा है। देयर आर 3
ज्योमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड बेसिक शेप्स विच आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर शेप्स। तो 3 ही शेप हैं इस धरती पर जो कि रेगुलर भी हैं। और कौन कौन सी हैं? स्क्वायर, फिर देखो कॉमा करके क्या लिखा है, रेक्टेंगल इज़ ओनली इट्स वेरिएशन। स्क्वायर शेप है और रेक्टेंगल उसी की वेरिएशन है, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर एक ही बात है। लेकिन ये महागुरु, महावास्तु पद्धति के महागुरु, ये क्या है, स्क्वायर तो हो गया जी अर्थ एलिमेंट और रेक्टेंगल हो गया एयर एलिमेंट, वो भी वुड का बनाया हुआ। अब आप देख लो कितनी भयानक इसमें गलतियां कर रखी हैं, कितना ज़्यादा भ्रम फैला रखा है। अब मैं चौथा लॉजिक ले रहा हूँ मिस्टर बी पुरी से। बी पुरी बहुत ही रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, प्रोफेसर हैं, और इन्होंने सर्वश्री जाकिर हुसैन, वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहे हैं, उनसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और इनका नाम 1979 में बहुत प्रोमिनेंट पर्सन्स की लिस्ट में शुमार हुआ था। इनके बारे में हम यहाँ इनका थोड़ा परिचय आपको दे रहे हैं। जो इनकी बुक में जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ, अप्लाइड वास्तुशास्त्र इन मॉडर्न आर्किटेक्चर, इसमें दिया हुआ है। आप नेट पर भी इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो इस बुक में पेज 60 और 61 में देखो क्या दे रखा है। अर्थ के लिए क्या है, सर्कल से स्क्वायर बनाया गया, ठीक है ना। सूर्य का नंबर 1 है, गर्म भभकता हुआ गोला है आग का वो। फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या है, पैसिव 1 यानी 4 अर्थ एलिमेंट, ठीक है। और वाटर का क्या है, सर्कल में भी ऊपर की फर्म लाइन है, जिस तरह आप देखो ओवरहेड वाटर टैंक है, ऊपर से बंद कर देते हैं, और नीचे डॉटेड है, मतलब ज़मीन में नीचे छिद्र हैं, कुआं है जो, उसमें उसी से तो पानी आएगा अंदर, तो ये मतलब है। फिर फायर का वही ट्रायंगल दे रखा है इन्होंने। एयर का क्या दे रखा है, इस तरह अर्धचंद्र ऊपर उठ रही है, ऐसे कोने उसके ऊपर उठ रहे हैं, हवा इस तरह ऊपर उठती है नीचे आती है, इस तरह मूवमेंट होता है हवा का। और इन्होंने क्या दे दिया जी यहाँ पर, महावास्तु पद्धति, इसमें क्या दे दिया, रेक्टेंगल। और क्या है देखो, स्पेस एलिमेंट का इन्होंने बिल्कुल इस तरह नुकीला, जिस तरह बर्छा होता है ना। और ये सभी की सभी ये 5 तत्वों का सिंबलिज्म यूज़ होता है मंदिरों में, या कोई भी हमारे यहाँ धार्मिक स्थल आप देख लेना, गुरुद्वारे भी इवन। नीचे जो बनाया हुआ है मंदिर में स्क्वायरिश ढांचा, जरूर नहीं एग्जैक्ट स्क्वायर हो। आप देखोगे अब राम मंदिर जो बन रहा है ऑक्टेगनल है, दुर्गा टेम्पल है आई होल में, वो क्या एप्सिडल है, अर्धगोलाकार। तो मंदिर रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, अर्धगोलाकार हो सकते हैं, ऑक्टेगनल हो सकते हैं, स्क्वायरिश हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है अर्थ एलिमेंट। नीचे बेस है जो, वो अर्थ एलिमेंट है, वो पृथ्वी तत्व है। उसके ऊपर आप देखो ये जो डोम दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, वाटर एलिमेंट। फिर ऊपर इस तरह ट्रायंगुलर शेप हो जाती है, यहाँ पे दिखाई गई है देखो, ये है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। फिर आप देखेंगे चाहे साउथ के मंदिर हों, नॉर्थ के हों, सभी शैलियों में वायु तत्व का डिपिक्शन है, जो कलश लगाया जाता है उसमें। और सबसे ऊपर जो नुकीला उसका सिरा है वो है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। इस बुक में पेज 60 पर आर्किटेक्चरल ग्राफिक सिंबल दिए हुए हैं 5 तत्वों के। फिर इसके बाद मैं लेता हूँ 5वां लॉजिक, वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष हमारे यहाँ देखिए, वो जनरली स्क्वायर में फिट किया हुआ है, मतलब पृथ्वी तत्व है स्क्वायर, उसकी वेरिएशन हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, और उसमें फिर दिशाएं दिखाई जाती है, 8 दिशाएं। पृथ्वी तत्व बेसिकली भार है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, सॉलिडिटी है। और घर जब आप बनाते हैं, आप देखिए कितना बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, कितना भार हो जाता है घर में। जो पूरा घर जब बनाया जाएगा, वहाँ पर धरती पर कितना ज़्यादा भार आएगा, वो है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष की शेप ऐसी है। फिर आप इवन 6ठा लॉजिक अगर हम लें, विट्रूवियन मैन, यूरोपियन सिस्टम में विट्रूवियन मैन की अवधारणा है। लियोनार्डो दा विंची ने उसकी ड्राइंग बनाई थी, और उसको किस में फिट किया हुआ है, स्क्वायर में या सर्कल में, उसमें फिट कर रखा है। मतलब स्क्वायर बेस्ट शेप है घर बनाने के लिए। सर्कल आप देखिए कभी भी प्राइवेट बिल्डिंग बनाने में यूज़ नहीं होता। तो विट्रूवियन मैन के मामले में भी स्क्वायर शेप ली हुई है। वास्तु पुरुष और विट्रूवियन मैन के बारे में कई सारी वीडियोज़ मैं पोस्ट कर चुका हूँ, इनका लॉजिक बताते हुए कि किस तरह से वास्तु पुरुष
हमारे यहाँ जिसका प्रचलन है वो विट्रूवियन मैन से कहीं बेहतर है। हमारे यहाँ डायरेक्शंस भी हैं, हमारे यहाँ उसकी एक पर्टिकुलर स्थिति भी है, तो उन सब के बहुत गहरे मतलब हैं। खैर नेक्स्ट लॉजिक लेते हैं वराह मिहिर की बृहत संहिता से। अब आप देखोगे वराह मिहिर की बृहत संहिता में ये नहीं कहा कि स्क्वायर शेप होनी चाहिए रिहायशी मकान के लिए, यहाँ तक के राजाओं के लिए भी आप ये समझ लीजिए वास्तु में बेस्ट जो भवन कभी भी बने वो किसके लिए होते थे, या तो राजा के लिए या मंदिरों में मंदिर बनाए गए बेस्ट तरह से वास्तु के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करके। आज की डेट में देखो जिस तरह नया संसद भवन या ये कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में दिल्ली में, तो बृहत संहिता पता क्या कहती है। अब देखो मज़ेदार चीज़, बृहत संहिता का चौथा श्लोक, वास्तु विद्या अध्याय का चौथा श्लोक क्या कहता है, उत्तमम अष्टाभ्य अधिकम हस्तशतम नृप गृहम थुत्वेन, मतलब पृथु जो राजा है उसका घर 5 प्रकार का हो सकता है, और सबसे बेस्ट उसमें कौन सा है, 108 हाथ वाला। एक हाथ होता है इतना, यहाँ से लेके और ये रिंग फिंगर के एंड तक लगभग 1.5 फुट का होता है। तो उन्होंने क्या कहा, राजगृह 5 प्रकार के हो सकते हैं, और उनमें भी 108 हाथ वाला, हाथ की चौड़ाई वाला, 108 हाथ की चौड़ाई वाला सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। और बाकी कौन कौन से हो सकते हैं, 8 कम कर दो, मतलब 100 हाथ, 92 हाथ, 84 हाथ और 76 हाथ। और फिर देखो क्या कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा कि लंबाई भी इतनी रखो, देयर लेंथ इज़ ग्रेटर देन द ब्रेड्थ बाई ए क्वार्टर। अब उन्होंने ये कहा है कि ये तो चौड़ाई थी ना, जो लंबाई इसका चौथाई ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 108 में उसका 1/4 जोड़ दो, ठीक है ना, 27 और जोड़ दो, मतलब 108 का 1/4 होता है 27, तो 108 और 27 कितना होगा, 135। मतलब मैं वास्तु जो है इसका पूरा बृहत संहिता में उसमें साफ साफ कहा है स्क्वायर की जरूरत नहीं है भाई, मकान होते ही नहीं स्क्वायर। तो रेक्टेंगल क्या है, दैट इज रियली स्क्वायर, वर्ग है वो। एग्जैक्टली स्क्वायर कहाँ होते हैं, मंदिरों में, या वो एक अवधारणा है, ठीक है ना, वो रियलिटी में नहीं होती कभी भी। जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया था आपको, बृहत संहिता में वराह मिहिर ने फिर आगे राजा के बाद राज ज्योतिषियों के लिए मकान बताया है, पुरोहितों के लिए, वैद्यों के लिए भी, उनमें भी 5-5 तरह के बताए हैं। किसी में ये नहीं कहा कि स्क्वायर होना चाहिए, सब में पहले विड्थ बताई, फिर लेंथ, लेंथ क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा हो विड्थ से। फिर और आगे क्या बताया, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए भी बताया है, सभी के लिए अलग अलग बताए हैं। और उसमें भी ये कहा कि ब्राह्मणों के लिए 10वां हिस्सा लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई से, ठीक है ना, मतलब अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई 11, इस तरह से। और क्षत्रियों के लिए 8वां हिस्सा ज़्यादा हो लंबाई, वैश्यों के लिए 6ठा हिस्सा ज़्यादा हो, और शूद्रों के लिए 4था हिस्सा ज़्यादा हो, मतलब 1/4 का रेशो। चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई 1/4। अब आप मज़ेदार चीज़ देखो, इसी को मैं मतम में क्या कहा है, प्लॉट के लिए, ब्राह्मणों के लिए स्क्वायर एकदम। अब प्लॉट है वहाँ, मकान नहीं है, ये मकान की बात है। तो वहाँ मैं मतम में जो कि मयासुर ने लिखा था, जो कि पांडवों के समय के थे, उन्होंने लिखा था, मास्टर आर्किटेक्ट थे वो उस वक्त। उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण यानी मंदिर, या ब्राह्मणों का काम क्या था, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, यजन याजन, यज्ञ करना है, पढ़ना पढ़ाना है, मतलब विद्यालय स्कूल वहाँ पे हो सकता है बस, और मंदिरों के लिए हो सकता है, ठीक है। और उसमें भी केवल प्लॉट की बात कही थी। फिर उन्होंने क्या कहा, क्षत्रियों के लिए कितना बताया उन्होंने, वही 8वां हिस्सा, लंबाई ज़्यादा कर दो चौड़ाई से। वैश्यों के लिए वही जो यहाँ बता रखा 6ठा हिस्सा, और शूद्रों के लिए 4था हिस्सा ज़्यादा कर दो। इसका मतलब ये स्क्वायर है, 1/4 तक स्क्वायर है। इवन पामिस्ट्री में हम ये हथेली लेते हैं भाई, इसकी चौड़ाई लंबाई 1/4 का रेशियो तो स्क्वायरिश मानी जाती है। परफेक्टली आप स्क्वायर कहीं से ले आओगे, कौन सी हथेली एकदम स्क्वायर ले आओगे आप, परफेक्ट स्क्वायर कभी होता ही नहीं। मैंने अभी मैं मतम की बात की थी ना, मैं मतम के चैप्टर 2 श्लोक 10 से 15 के बीच में आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या कहा है, श्लोक 10 में, चतुरश्रम द्विजाति नाम वस्तु, द्विज आदि जातियों के लिए, ठीक है ना, चतुरश्र से शुरू करो, मतलब ब्राह्मणों के लिए एकदम स्क्वायर, क्षत्रियों के लिए उसका 1/8 भाग ज़्यादा, और वैश्यों के लिए 1/6 भाग ज़्यादा, और शूद्रों के लिए 1/4, 1/4 की रेशो से ज़्यादा ना हो,
तो ये बिल्कुल आइडियल है, मतलब 1 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये स्क्वायर है सब। और ये यहाँ पर महावास्तु पद्धति, इसमें क्या कर दिया गया है, स्क्वायर अलग है जी। बाद में इन्होंने खुद ही इस पुस्तक में लिख रखा है स्क्वायर कभी होता ही नहीं है, स्क्वायर शुभ भी नहीं है, इन्होंने तो ये लिख दिया स्क्वायर शुभ ही नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ स्क्वायर रियली इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि 1-2 मिलीमीटर इंच का फ़र्क पड़ ही जाएगा, माइक्रोमीटर का पड़ जाएगा, माइक्रो मिलीमीटर का पड़ जाएगा, पड़ेगा ही। फिर आइए 9वां मैं लॉजिक दे रहा हूँ यहाँ आपको। मैंने एक स्क्वायर शेप पर आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल का नाम था वास्तु एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग, और ये द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के जून 2000 के एडिशन में छपा था, जिसको गायत्री देवी वासुदेव उन दिनों वो एडिटर थी, ठीक है, वो संपादिका थी इसकी। और इसमें मैंने सिद्ध किया था कि भाई स्क्वायर क्यों परफेक्ट शेप है, 9 लॉजिक दिए थे मैंने उसमें। और इसको फिर मैंने अपनी बुक में वास्तु द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, जो कि amazon.in पे अवेलेबल है, उसमें फिर से और चीज़ें इसमें ऐड करके बुक में लिखा मैंने। तो इसमें मैंने सिद्ध किया था कि स्क्वायर शेप प्लॉट है, उसमें लीस्ट पेरीमीटर है, जैसे जैसे वो पाइप शेप होता जाएगा तो उसका पेरीमीटर बढ़ता जाएगा। इसमें मैंने सिद्ध किया था कि अगर लंबाई चौड़ाई का 1.25 गुना है तो बहुत कम पेरीमीटर बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही 1.25 गुना के बाद 1.5 गुना, 1.25 गुना, 2 गुना तक है, जैसे 2 गुना के बाद 3 गुना होता है, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना या उससे ज़्यादा होती है, पेरीमीटर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाती है वो शेप पूरी। मेनली लॉजिक ये था। फिर और कई सारे लॉजिक है, आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, उसमें मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप पढ़े लिखे सभी लोग, सभी इंटेलिजेंट लोग, क्योंकि इसको कोई टाइम पास करने के लिए तो देखेगा नहीं इस वीडियो को, आप इंटेलिजेंट लोग हैं, रियल नॉलेज अगर चाहते हैं, मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ महावास्तु ये पद्धति की विसंगतियाँ क्या हैं। ये एकदम इलॉजिकल है। और ये क्या कह रहे हैं बार बार, मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल अप्रोच, पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है, मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल अप्रोच। भाई मुझे ये बताइए, आपका पहली बात तो साइंस कौन सा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कोई दूसरा साइंस है क्या आपका? और लॉजिक कौन सा है वो बता दो भाई, आपने आज तक नहीं बताया मुझे, बताइए। लोग पूछ रहे हैं आपसे कौन सा लॉजिक दे रहे हो आप, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिय सत्यव्रत जी, मेरे प्रिय शिष्य, मैं आपको अपने लॉजिक दे के तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उनसे हम लॉजिक मांग रहे हैं, वो जब देंगे तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आएंगे, हम आपको बता देंगे। यहाँ तो बहुत उल्टे सीधे कमेंट हो रहे हैं, कोई लॉजिकली तो कोई कह ही नहीं रहा कुछ, कितनी अनर्गल बातें कहते रहो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है यहाँ पर। तो जो स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, एक ही बात है, ये सब अर्थ एलिमेंट है जो इन्होंने बना दिया। रेक्टेंगल जी एयर एलिमेंट है। अब आप सोचो, वायु की तो कोई है, वायु के आकार प्रकार है कुछ वायु का? वायु को आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हैं, केवल वायु को डिपिक्ट कर देते हैं कि भाई चलो आपने ये अर्धचंद्र ले लिया ऊपर उठते हुए, उसके कोने वायु की। अदरवाइज ये रेक्टेंगल तो पृथ्वी तत्व है। और इस पर मैं इतने सारे वीडियो डाल चुका हूँ शेप पर, मैं 6-7 वीडियो तो जो नई संसद भवन बनी है उस पर डाल चुका हूँ, शेप्स के बारे में ही, और इतने सारे वीडियो मैंने डाले हैं। आप कृपा करके हमारे YouTube चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। पहले तो सुनिए, अच्छे से देखिए, तब आप करिए जो भी कुछ कमेंट करना है। केवल मात्र बिना देखे कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। खैर, अब आप आइए, मैं एक और लॉजिक देता हूँ आपको। चीन के महान दार्शनिक हुए हैं 571 ईस्वी पूर्व, मतलब समझ लो आज से 2600 साल पहले लगभग। और लाओ त्से नाम था उनका। लाओ त्से का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है द बुक ऑफ ताओ, जिसके बारे में ओशो ने इतनी कमेंट्री दी है, बहुत लंबी चौड़ी। उन्होंने बुक ऑफ ताओ में क्या कहा है, द सेंट इज लाइक ए स्क्वायर। संत जो है ना वो वर्ग के समान है, मतलब दृढ़ सिद्धांतों वाला है, बट नॉट कटिंग, लेकिन वो काटने वाला नहीं है, कोने उसके घिसे हुए हैं बस। मतलब क्या है, स्क्वायर एक अवधारणा है, स्क्वायर एक हाइपोथेसिस है, आदर्श है। रियलिटी में स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल होती है सब कोई। और रेक्टेंगल क्या है, अर्थ एलिमेंट।
अब तो मैंने आपको इतनी तरह से बता दिया, आप जाके नेट सर्च कर लो। अगर आपने आंखें ही बंद करनी है, जो अंध अनुरागी हैं, बिल्कुल ही अंध भक्त हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो लोग लॉजिकल माइंड वाले हैं वो आराम से इतने सारे लॉजिक दिए, और मैं तैयार हूँ। कभी भी आप मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का उत्तर देने की। मेरा ध्येय, मेरा मकसद केवल यही है कि सत्य सामने आए। ये महावास्तु पद्धति के नाम पे जो वहम फैला रखा है ना, जो ना तो फेंग शुई है ना ही वो वास्तु है, वास्तु का केवल नाम यूज़ किया जा रहा है। अभी मैं आगे आगे बताऊंगा और सारी बातें। इस बुक में लिख कुछ रखा है, चल कुछ और रहा है। तो केवल अपनी सनक, केवल अपने मन से कुछ का कुछ बना दिया और वो हो गई जी महावास्तु पद्धति। इस तरह बात नहीं बनने वाली। लॉजिक दीजिए, अगर आपके पास है तो तब बात बनेगी। बाकी आप कितने भी किसी से भी कमेंट करवाते रहिए मेरे बारे में। यहाँ आपको लॉजिक देना पड़ेगा। ये कहाँ से आया आपका, कौन सा ये साइंस है आपका, कौन सा ये लॉजिकल, साइंटिफिक और मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल अप्रोच, कौन सा लॉजिक है ये, कौन से तर्कशास्त्र के अनुसार है? षड दर्शनों में से कौन सा दर्शन है ये आपका, या कौन सा नया दर्शन किस आधार पर है? ये जो आधार आपने बना रखा है, वुड को गिरा दिया, लंबा लंबा ग्रीन कलर कर दिया, और ये बन गया जी वायु तत्व। आगे खैर बताएंगे। और दूसरे क्या बता रहे हैं जी? बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलिमेंट्स एप्रोप्रिएटली वास्तु डिफेक्ट्स इन ए स्पेस कैन बी करेक्टेड। मज़ेदार चीज़ देखो, वास्तु डिफेक्ट्स इन ए स्पेस कैन बी करेक्टेड। ये तो बिल्कुल हंसने वाली बात है। पहले तो आप एक स्पेस एलिमेंट ले लो और फिर किसी स्पेस में उस स्पेस एलिमेंट को जगह दे दो। अभी तो बाकियों के बारे में मैंने बात ही नहीं की, अभी तो ये यहीं पे अटक गए। एयर एलिमेंट, वुड का एयर बना दो, उसका ग्रीन कलर कर दो, उसको लिटा दो, उसका रेक्टेंगुलर शेप बना दो। मुझे एक भी क्लासिकल टेक्स्ट फेंग शुई का मानने वाला बताना है, वास्तु का किसी का भी बता दो, जहाँ पे वुड का या एयर का रेक्टेंगुलर शेप दे रखी हो उसकी, वुड की या एयर की, दोनों की कह रहा हूँ। ना फेंग शुई पे अप्लाई हो रहा है, ना वास्तु पे अप्लाई हो रहा है। तो सत्यव्रत जी, अगली वीडियोज़ में भी हम इसी तरह सत्य का उद्घाटन करते रहेंगे, महावास्तु पद्धति के सत्य का। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए और अपने प्रश्नों को आप ईमानदारी से रखते रहिए। धन्यवाद।